Hello everyone, you are most welcome to my YouTube channel. This is Dinesh Kumar is here. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है ऑप्टिक्स। आज ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा, तो करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। हम प्रकाशिकी को 3 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी किरण प्रकाशिकी। दूसरा करेंगे अपन तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी। तीसरा रहेगा कणीय प्रकृति या फिर कणीय प्रकाशिकी। कणीय प्रकाशिकी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किरण प्रकाशिकी के रूप में प्रकाश किस प्रकार मूविंग करता है उसके बारे में। किरण प्रकाशिकी के अंदर प्रकाश स्ट्रेट लाइन की तरह व्यवहार करता है, सरल रेखा के रूप में गमन करता है। जैसे मान लो कोई प्रकाश है, ये कोई सरफेस है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के रूप में आया और स्ट्रेट लाइन में वापस रिफ्लेक्टिव हो गया, परावर्तित हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सरल रेखा के रूप में। तो किरण प्रकाशिकी में बोल सकते हैं कि प्रकाश है जो सरल रेखा के रूप में गमन करता है। सरल रेखा के रूप में गमन करता है, गमन करता है, ठीक है। अगर प्रकाश सरल रेखा में गमन कर रहा है के रूप में गमन करता है तो इसमें अपन 2 घटनाएं कर सकते हैं। पहली अपवर्तन की और दूसरी क्या है, परावर्तन की। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इधर कि अपवर्तन क्या होती है, परावर्तन क्या होती है, ठीक है। देखो अपवर्तन में क्या होता है, ये कोई सरफेस है, ये कोई किरण आपतित हो रही है, ठीक है। तो ये किरण वापस यहां से पारगमित हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो मीडियम माध्यम है वो चेंज हो रहा है। माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड, यानी अपवर्तन में माध्यम चेंज होता है। फर्स्ट माध्यम से सेकंड माध्यम के अंदर किरण प्रवेश करती है, ठीक है। और परावर्तन में क्या होता है, किरण रिफ्लेक्टिव हो जाती है। परावर्तन में क्या होता है, ये तो हो गया अपवर्तन की बात। और परावर्तन में क्या होता है, किरण आई और वापिस उसी माध्यम में परावर्तित हो गई, यानी माध्यम चेंज नहीं हुआ। माध्यम फर्स्ट में रही और फर्स्ट में वापिस परावर्तित हो गई, ठीक है। कुछ इस प्रकार बातें होती है, इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तरंग प्रकाशिकी के रूप में। अगर प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अगर गति कर रहा है तो वहां पे क्या है, तरंग प्रकाशिकी के रूप में। यहाँ पे डेविसन और जर्मन प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, डेविसन और जर्मन प्रयोग के द्वारा। तो आगे बात करते हैं, अगर प्रकाश तरंग के रूप में, जैसे मान लो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करे इस प्रकार, ठीक है। तो हम थोड़ी डेफिनेशन लिख देते हैं। अगर प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करें, ठीक है। तो इससे अपन क्या क्या कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। पहले बात, यहां से अपन अपवर्तन की व्याख्या दे सकते हैं, अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या, ठीक है। विवर्तन की व्याख्या, विवर्तन की परिभाषा दे सकते हैं, व्यतिकरण की परिभाषा, ठीक है। और एक आता है दूरवण की परिभाषा तथा दूरवण की परिभाषा, ठीक है।
अब बात करते हैं कणीय प्रकृति। जो कणीय प्रकृति है, इसमें क्या होता है, जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है। ठीक है, क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है। ठीक है, इस बंडलों को अपन क्वांटम कहते हैं। ठीक है, ये क्वांटीकरण, प्रकाश का क्वांटीकरण में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, और इससे अपन क्या क्या कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या निकलती है, कणीय प्रकृति से साफ दिखता है वहां पे। कणीय प्रकृति में प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, एक होता है कॉम्पटन प्रभाव, से भी प्रकाश की कणीय प्रकृति की व्याख्या निकलती है। कॉम्पटन प्रभाव। ठीक है, इतना रफ कर देते हैं। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, ये आप सभी को पता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो चीज अपन डिस्कस करते हैं। पानी के अंदर कितना होता है, कांच के अंदर कितना होता है, कुछ इस प्रकार डिस्कस करते हैं। देखो, प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। ठीक है, कितना होता है, C बराबर अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अपन बात कर लेते हैं कि माध्यम के अंदर प्रकाश का वेग कितना होता है, उस चीज के बारे में हम बात करते हैं। आगे बात करते हैं, प्रकाश का वेग माध्यम में। ठीक है, तो V से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, V बराबर कितना होता है, C/μ, या फिर इसको N भी लिख सकते हैं, C/N। ठीक है, N म्यू और N यहाँ पे क्या है, म्यू बराबर N बराबर अपवर्तनांक, यह है अपवर्तनांक। ठीक है, सबका अलग अलग होता है, वो मैं लिखवा दूंगा एक साथ। अभी लिखा देते हैं कितना क्या होता है। देखो, म्यू ग्लास का कितना होता है, कांच का, लिख देते हैं। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3/2। ठीक है, और पानी का कितना होता है, 4/3। ठीक है, और हीरे का कितना होता है, 12/5। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कांच के अंदर कांच में प्रकाश का वेग। तो V इक्वल टू क्या होता है, C/μ। ठीक है, म्यू कांच। ठीक है, म्यू कांच की वैल्यू रख दो यहाँ पर, C की वैल्यू रख दो यहाँ पे। C की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ अपॉन, और म्यू कांच के लिए कितना होता है, 3/2। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा,
3 से 3 कैंसिल आउट और 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना वेग हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात और कर लेते हैं अपन, पानी के अंदर भी प्रकाश का वेग निकाल लेते हैं। पानी के अंदर, पानी में प्रकाश, पानी में प्रकाश का वेग, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेग बराबर क्या है, सी अपॉन म्यू पानी, वैल्यू रख दो 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 सी की वैल्यू, म्यू पानी के लिए कितना है 4/3, 4/3, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/4 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9/4 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आवर्ती की, कि आवर्ती परावर्तन के अंदर चेंज होती है कि नहीं होती है, कुछ इस प्रकार। अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है। अपवर्तन में आवर्ती सेम रहती है कि परावर्तन में सेम रहती है, कुछ इस प्रकार बातें करते हैं, ठीक है। आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, सिंपल। इसे एन से भी डिनोट करते हैं कई जगह, ठीक है। अब बात करते हैं एन के बारे में। एन क्या है, जैसे मान लो एन प्रकृति के लिए जो आवृत्ति है वो एक स्रोत द्वारा निर्धारित की जाती है, और आवृत्ति माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। माध्यम परिवर्तित हो तो भी समान रहती है, अगर माध्यम परिवर्तित ना हो तो भी समान रहती है। तो आवृत्ति स्रोत पर निर्भर करती है, स्रोत पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, ठीक है। माध्यम परिवर्तित हो, साइन परिवर्तित हो रहा है तो भी समान रहेगी आवृत्ति, और माध्यम परिवर्तित नहीं हो रहा है तो भी समान रहेगी। जैसे मान लो परावर्तन, परावर्तन की बात करते हैं, ठीक है। परावर्तन में माध्यम और आवृत्ति ऐसी बात करते हैं, ठीक है। बात कर रहे हैं परावर्तन की। परावर्तन में माध्यम अपरिवर्तित, आवृत्ति समान। अपवर्तन में, अपवर्तन में माध्यम परिवर्तित, माध्यम परिवर्तित, आवृत्ति समान, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तरंगदैर्ध्य की, ठीक है। यहां पे करते हैं, बात करते हैं तरंगदैर्ध्य की। तरंगदैर्ध्य की बात करते हैं लैम्बडा की। देखो ये कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है, यहां तक होने में कितना समय लगेगा, इसका आवर्तकाल कितना है टी, और ये लैम्बडा डिस्टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं वेग की। वेग क्या होता है, दूरी अपॉन टाइम, दूरी कितनी है लैम्बडा अपॉन टाइम कितना लगा है टी। ये 1/t को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी है ना, आवृत्ति। v बराबर क्या हो जाएगा एफ लैम्बडा, आवृत्ति को अपन एफ और एन भी लिख सकते हैं, तो इसको एन लैम्बडा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहां से लैम्बडा बराबर क्या हो गया v/n, सिंपल सी बात है। और लैम्बडा समानुपाती v, लैम्बडा समानुपाती v, यानी लैम्बडा बढ़ने पर, तरंगदैर्ध्य बढ़ने पर जो वेग है वो भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे, अब बात करते हैं इसी के अंदर बात कर लेते हैं
तरंग दैर्ध्य की, तरंग दैर्ध्य और वेग की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे परावर्तन में माध्यम अपरिवर्तित रहता है, आवृत्ति समान रहती है। अब माध्यम अपरिवर्तित है तो तरंग दैर्ध्य भी क्या रहेगी, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित, और वेग भी क्या रहेगा, अपरिवर्तित। माध्यम चेंज नहीं हुआ ना, अपरिवर्तित माध्यम, तो माध्यम अपरिवर्तित है तो तरंग दैर्ध्य भी अपरिवर्तित और वेग भी अपरिवर्तित। अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन में माध्यम परिवर्तित होता है, इसका मतलब माध्यम चेंज हो रहा है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, परिवर्तित, और वेग क्या होगा, परिवर्तित। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, लैम्डा समानुपाती v। आगे हम बात करते हैं अपवर्तन की, अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण के बारे में। ठीक है, अपवर्तन और परावर्तन कोण के बारे में बात करते हैं आगे। आगे अपन बात करते हैं परावर्तन अपवर्तन कोण के बारे में। प्रकाश का परावर्तन के बारे में बात करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा। देखो ये कोई सिंपल सरफेस है बोले तो मिरर है। ठीक है, यहां से कोई किरण आती है और वापस इसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। माध्यम फर्स्ट। ठीक है, कोई किरण आती है, यह है आपतित किरण, आपतित आपतित किरण, और ये क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण, और ये हो गया इनके बीच में अभिलंब, इसे बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण क्या होता है, आपतन कोण, जिसे कोण आई कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे कोण आर कहते हैं। अब इसकी दो नियम है यहाँ पे। पहला, आपतन कोण और परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे है आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल में है ना। अब एक आता है जो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, कोण आई इक्वल टू कोण आर। ठीक है, अब एक आके इनकी एक कंडीशन आती है कि जब ये कोण, कोई किरण आ रही है तो वापस वह उसी दिशा में चली जाती है, उसे बोलते हैं अभिलंबवत परावर्तन। अभिलंबवत परावर्तन की बात करते हैं यहाँ पे, अभिलंब परावर्तन की बात करते हैं, अभिलंब परावर्तन, अभिलंब परावर्तन की बात करते हैं। ये एक स्पेशल कंडीशन है कि अभिलंब परावर्तन के अंदर क्या होता है, ये कोई सरफेस है, यहां से कोई किरण आती है और यहां से कोई किरण आती है और वापस इसी दिशा में इसी कोण पर वापस चली जाती है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर बराबर 0। ये किसकी कंडीशन है,
अभिलंबवत परावर्तन की। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। आगे हम बात करते हैं जो अभिलंब होता है, आगे हम बात करते हैं इसकी परावर्तन के विचलन की। परावर्तन का विचलन की बात करते हैं। परावर्तन की विचलन में क्या होता है, अगर लेंस को कितना डिग्री घुमाए, कितना घुमाए, तो वह कितना किरण परावर्तित हो जाती है या फिर विचलित हो जाती है, उसकी बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं परावर्तन में विचलन की बात करते हैं। परावर्तन में विचलन की, परावर्तन में विचलन की बात करते हैं। जैसे मान लो कोई ये सरफेस है, ठीक है, यहां से कोई किरण आ रही है, ये यहां से अपवर्तित हो जाती है, ठीक है, यहां से ये अपवर्तित हो जाती है, यहां से अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, जैसे मान लो ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री, और यहां से कितना विचलित हुई है ये देखना है अपने को, ये कोण देखना है, ठीक है, ये यहां से कितनी विचलित हुई है ये कोण देखना है। तो सिंपल सी बात है, ये कोण आई और ये कोण आर, और अपने को डेल का डेल चाहिए, यानी ये अपने से कितनी विचलित हुई है। तो देखो ये दोनों कोण समान है और ये यहाँ पे इतनी विचलित हो रखी है, यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो डेल में कितना होगा 180 माइनस, ये दोनों सेम है, कोण आई बराबर कोण आर, तो ये कितना हो जाएगा -2i, या फिर लिख सकते हैं 2r, ठीक है। ये इतना इसका विचलन होता है। अब बात करते हैं, अगर दो मिरर है वो थीटा कोण पर हो तो कितना विचलन होता है। जैसे मान लो ये कोई दो सरफेस है, दो समतल दर्पण है, इनके बीच कोई थीटा एंगल है, यहां से कोई किरण आती है, यहां से टकरा इधर टकराती है, इधर टकराकर इधर परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो अपने को ये कोण पूछा है, ये कोण कितना है, ठीक है, ये कोण पूछा है कितना है, ठीक है। ये कितना होता है डेल। अब देखो पूरा एक कोण बन रहा है, इसका मतलब 360 माइनस ये थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक थीटा तो ये हो जाएगा और दो ये हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा, ये कितनी आप विचलित हो रही है 2 थीटा, 360 माइनस 2 थीटा, ये किरण विचलित हो रही है, ठीक है। एक केस तो ये है और ये केस एक ही है। आगे हम बात करते हैं कोई और किरण है, जैसे मान लो कोई समतल, कहते हैं यदि समतल दर्पण आपतित प्रकाश किरण को थीटा एंगल से घुमा दिया जाए तो किरण कितना डिग्री मूव होगी, उस चीज के बारे में अपन बात करते हैं। इस पे अगर हम ज्यादा अगर न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीज ज्यादा समझ में आएगी, आगे हम इसका न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। आगे बात करते हैं परावर्तन क्या है, विचलन में अगर अब आगे हम बात करें तो जैसे मान लो अगर किसी आपतित किरण को स्थिर रखते हुए अगर हम दर्पण को थीटा डिग्री एंगल पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितना कोण विचलित हो जाएगी, उस चीज की अपन बात करते हैं। जैसे मान लो ये कोई समतल दर्पण है, ये कोई आपतित किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण को स्थिर रखते हुए अगर
समतल दर्पण को थीटा एंगल से घुमा दिया जाए तो जो परावर्तित किरण है वो कितना थीटा विचलित हो जाएगी, उस चीज के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो अगर इसको अपन थीटा एंगल से घुमा दिया जाए दर्पण को, तो जो आपतित किरण है ये थीटा एंगल से घुमा दिया कौन इसको, मिरर को, समतल दर्पण को, तो आपतित किरण टू थीटा कोण से घूम जाएगी। ठीक है, सेंटेंस लिख देते हैं। अगर आपतित किरण को स्थिर रखते हुए समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण टू थीटा कोण से विचलित हो जाएगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे टू थीटा कोण से विचलित हो गई, ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। ठीक है, आगे हम बात करते हैं समतल दर्पण के प्रतिबिंबों की बात करते हैं। ठीक है, समतल दर्पण के परावर्तन की बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं समतल दर्पण के परावर्तन, समतल दर्पण के प्रतिबिंब। इसके अंदर फर्स्ट केस ले लेते हैं। केस फर्स्ट, अगर दोनों समतल दर्पण समांतर है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। जैसे मान लो एक मिरर ये है, ठीक है, और इसके समांतर एक मिरर ये है, इसको हम नाम दे देते हैं M1 M2, मिरर 2। अब इन दोनों के बीच एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं या फिर वस्तु रख देते हैं। जैसे मान लो एक वस्तु रख देते हैं इनके बीच, दोनों के बीच। ठीक है, इनके बीच एक दूरी मान लेते हैं, कितनी, 5 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, इसको करना कैसे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी दूरी कितनी मान लेते हैं, 5 मीटर, और वस्तु से इधर इस प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, 3, और इस बिंदु से इधर से क्या हो जाएगी, 2। इस प्रकार ये वस्तु इन दोनों मिररों के बीच में स्थित है। तो अब बात करते हैं इसके प्रतिबिंबों की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन M1 मिरर 1 और यहाँ पे लिख लेते हैं मिरर 2। तो इन दोनों के बीच में M1 में कितना है, 3, और M2 से कितनी दूरी पर है, 2। जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो कितनी दूरी पर है, 2। अब इन दोनों मिररों के बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर। तो 5 को लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो इधर ऐड करते जाओ, 5 और 3 कितने हो गए, 8, वो आ जाएगी M2 के नीचे, और 2 और 5 कितने हो गए, 7, ये आ जाएंगे M1 के नीचे। अब इधर वापिस सेम तरह, ये नीचे 5 लिखो, 7 और 5 कितने हो गए, 13, और 8 और 5 कितने हो गए, ये हो गए 12, सॉरी, और 8 और 5 कितने हो गए, 13। ठीक है, अब जैसे मान लो M1 में कौन कौन से बन रहे हैं, M1 मिरर ये, इसकी एक इमेज कितने पर बनेगी, यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितनी इमेज बनेगी, 7, और यहाँ पे कितनी बनेगी, 13। यानी कि समतल दर्पण में लगभग अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगर समतल दर्पण दोनों समांतर है तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, समांतर है तो
प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंब अनंत बनेंगे। अगर यही दोनों प्रतिबिंब थीटा कोण से पर हो और उन दोनों के बीच में कोई वस्तु रख दी जाए तो कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, बात करते हैं उनकी। ठीक है, आज ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, फर्स्ट क्लास है इसलिए कोई नहीं। अब बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड की बात करते हैं। जैसे मान लो ये कोई समतल दर्पण है, ठीक है, ये थीटा कोण पे दोनों समतल दर्पण है। ठीक है, यहां पे कोई वस्तु रख देते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रतिबिंबों की। इसके लिए एक सीरीज अपने को ध्यान रखनी है। एक फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा, इससे सारी बात होगी। इसके अंदर 3 केस बनते हैं, उस तीनों केस की बात करते हैं। जैसे 3 केस के अंदर डिवाइड कर रखा है इसको। जैसे मान लो अगर जो 3 बाई थीटा करे, यहाँ पे या तो आएगा कोई पूर्णांक जैसे मान लो 1 2 3 4 5 इस प्रकार। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये आ जाए समपूर्णांक, क्या आ जाए, समपूर्णांक, यहाँ पे आ जाए समपूर्णांक, समपूर्णांक आ जाए तो यहाँ पे प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या अगर समपूर्णांक आ जाए ना तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 360 थीटा, 360 बाई थीटा है ना, तो इसमें से एक घट जाएगा, क्या हो जाएगा 360 माइनस 1। ठीक है, अगर ये आ जाए विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक आए तो वापिस 2 कंडीशन बनेगी। एक तो सममित स्थिति पर, सममित अर्धक पर, और एक असममित अर्धक पर, अर्धक ठीक है, तो इसमें सममित में क्या रहेगा, 360 थीटा माइनस 1 प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है, इसमें तो ये रहेगी, और अगर असममित आ जाए, ठीक है, तो इसमें कितना रहेगा, 360 बाई थीटा प्रतिबिंबों की संख्या रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं दशमलव में आ जाए, ठीक है, पूर्णांक नहीं है, दशमलव में आ जाए या फिर बोल दे अपूर्णांक आ जाए, तो क्या होगा, तब कितने प्रतिबिंब बनाएगी वस्तु। ठीक है, तो अपूर्णांक की बात करते हैं। अपूर्णांक में कितना रहेगा, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या प्रतिबिंबों की संख्या यहाँ पे कितनी रहेगी, 360 बाई थीटा। ठीक है, इस पे अपन आगे अगली वाली क्लास में न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, तो ये चीज दोबारा एक बार और बता देंगे। ठीक है।